नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें आज हमें दक्षिण भारत के एक महानतम साम्राज्य के बारे में चर्चा करनी है, जिसका नाम है चोल साम्राज्य। साथियों, अब तक हम पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, होयसाल, कदम, गंग और काकतीय के बारे में पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में जैसा हमने कहा था कि 3 कक्षाएं हमें लगेंगी, जिसमें से 3 कक्षाओं में हमने इन सभी टॉपिकों को पढ़ लिया। आज की कक्षा में हमें चोलों के बारे में बात करनी है। चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल अचीवमेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे इतिहास की किताबों का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा भारतीय राजवंश जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे द्वीपों पर अधिकार किया, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो सुमात्रा, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में श्री विजय नाम का एक एम्पायर हुआ करता था, उनको हराया था चोल राजाओं ने और इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। लगभग पूरे श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार किया। उनके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक बहुत कम बात करती हैं, जबकि जितना महत्व शायद हमने अपनी किताबों में मौर्य या फिर गुप्त या फिर मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत को दिया है, उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस हमें चोलों को भी देना था। पर कोई बात नहीं, हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे। यहाँ से आने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आखिरी के जो 2-3 टॉपिक हैं, इसके बाद जो पूर्व मध्यकाल का टॉपिक है, पता नहीं क्यों हमारी टेंडेंसी होती है कि इन्हें हम छोटा समझ करके स्किप कर देते हैं। देखो, आप स्किप कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जामिनर ने स्किप कर दिया। वो तो यहाँ से सवाल पूछेगा वो तो यहाँ से प्रश्न पूछने वाला है। तो बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करना, बहुत अच्छे से कमांड स्टेब्लिश करना है साथियों। थोड़ा नए शब्द मिलेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार देखो, नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ो, ये सारे शब्द आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम दक्षिण भारतीय इतिहास की आखिरी कक्षा में आज चर्चा करेंगे चोलों के बारे में, द ग्रेट चोलास। ठीक। अब पहले ही एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए साथियों, हमें 2 राज्य मिलते हैं। एक हमें मिलते हैं प्राचीन प्राचीन चोल, प्राचीन चेर और प्राचीन पांड्य, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हमने संगम काल में पढ़ा था, इनके बारे में हमने संगम युग में पढ़ा। फिर एक है पूर्व मध्य काल के, प्री मिडाइवल के चोल, प्री मिडाइवल के पांड्य और प्री मिडाइवल के चेर। चेर का उतना उल्लेख नहीं होता, मुख्य रूप से चोल और पांड्य का उल्लेख होता है। यही कारण है कि इन्हें कहा जाता है शाही चोल। इन्हें एक नाम दिया जाता है शाही चोल, अर्थात रॉयल चोलास, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बीच में हमें एक अंतर दिखाई देता है। दोनों ही जगह पर हमें बीच में एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन गैप देखने के लिए मिलता है। तो वो जो हमने पहले पढ़े थे चेर चोर पांड्य, वो प्राचीन है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पूर्व मध्य काल के हैं। इसमें भी हमें चोल के बारे में पढ़ना है। पांड्य उतनी बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ नहीं आए थे। काकतीय बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करते रहे। हमने कल रुद्रम्मा देवी के बारे में भी पढ़ा था, जिनका उल्लेख मार्को पोलो ने अपनी यात्राओं में भी किया है साथियों। चले, तो हमें क्या क्या पढ़ना है चोलों के बारे में देख लेते हैं। तो हम पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन। प्रमुख शासकों में चोल वंश के संस्थापक या शाही चोल के संस्थापक विजयालय, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, उसके बाद पारंतक प्रथम, फिर राजराज प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, विक्रम प्रथम, राजेंद्र तृतीय। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जो मुख्य शासक हैं उसमें विजयालय है, पारंतक हैं, राजराज हैं। ये प्रमुख राजा हैं जिनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। प्रशासन में चोलों का जो राज्य है वो जाना जाता था स्थानीय प्रशासन के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और यही प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राजवंश है जो स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थानीय प्रशासन के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चोल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक बहुत व्यवस्थित
स्थानीय प्रशासन का ढांचा इन्होंने बनाया था। एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था और ग्राम सभा के पास बहुत सारी शक्तियां होती थीं, समितियां होती थीं जो एक साल के लिए चुनी जाती थी, 360 दिनों के लिए उनका चुनाव होता था। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये सारी बातें हमें दिखाई देती हैं साथियों। फिर हम कला के बारे में पढ़ेंगे। कला का बहुत विकास हुआ, विशेष तौर पर दो चीजें। एक तो हमें यहाँ नटराज मूर्तियां देखने मिलती हैं। चोलों के शासन काल में कांस्य की नटराज मूर्तियां बेहद प्रसिद्ध हुई हैं। जो ब्रॉन्ज आइडल हैं चोलों के समय में, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। नटराज की मूर्तियां बनाई गई जो कि कांस्य में बनाई गई। तो भगवान शिव को एक अर्धनारीश्वर रूप में दिखाते हुए, नृत्य मुद्रा में दिखाते हुए उनकी नटराज मूर्तियां बनाई गई। दूसरा, यहाँ भगवान शिव की दक्षिणेश्वर मुद्राएं भी बनाई गई हैं, जहां भगवान शिव एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उन्हें एक शिक्षक के रूप में दिखाया गया है, उन्हें एक टीचर के रूप में दिखाया गया है। तीसरा, ये वो समय काल रहा जब द्रविड़ कला अपने चरम पर पहुंच गई। हमें बृहदेश्वर जैसे महान मंदिर दिखाई देंगे। तंजौर या तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया गया, जिसका 80-90 टन का जो कलश है वो बहुत बड़े रैंप के द्वारा हाथियों की सहायता से ऊपर तक ले जाया गया। तो वो भी हमें देखने मिलता है। तो बहुत सारे मंदिर तो देखने मिलेंगे ही, उसके अलावा एक शिक्षक के रूप में भगवान शिव की दक्षिणेश्वर मुद्रा वाली मूर्तियां और नटराज के रूप में भगवान शिव की बहुत सारी कांस्य प्रतिमाएं हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। एक और बात यही मैं आपको बता दूं कि इनका शासनकाल प्रसिद्ध है नेवी के लिए, नौसेना के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर जो नौसेना का विस्तार किया है वो चोलों ने किया है, और जितनी महान नौसेना चोलों के पास रही है उतनी महान नौसेना किसी दूसरे भारतीय शासक के पास नहीं रही। चोलों ने अपनी नौसेना के बलबूते पर, देख पाइए साथियों कि यहाँ मालदीव है, ये श्रीलंका वाला इलाका है, ठीक। यहाँ आप देख पाएं तो ये श्रीपुरम वाला इलाका है जिसमें इंडोनेशिया का कुछ इलाका, यहाँ थाईलैंड वाला कुछ इलाका, आगे जाकर के अंदर की तरफ यहाँ देखेंगे तो कंबोडिया वाला इलाका, जिसे कंपूचिया कहा जाता था पहले, अंगोर, खेमर, ये सब इलाके। इन क्षेत्रों पर अधिकार किया है उन्होंने अपनी नौसेना के बलबूते पर, अपनी नौसेना के बलबूते पर। इवन वो बंगाल के पाल शासकों को भी हरा करके आए थे। तो ये इतनी प्रधान नौसेना रही है इनकी। तो ये नौसेना के लिए जाने जाते हैं, यह जाने जाते हैं स्थानीय प्रशासन के लिए, द्रविड़ मंदिरों के लिए, नटराज की मूर्तियों के लिए, दक्षिणेश्वर की शिव मूर्ति के लिए, इन सब के लिए चोल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये जो शुरुआत में मैंने 4-5 बातें बताई, यहीं से कम 10-15 सवाल बने हुए, अलग अलग रूप में पूछे हुए हैं। आप जाकर के देख सकते हैं अपनी बुक में साथियों। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्ट से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम समाज के बारे में, ठीक है, 1-2 पॉइंट पढ़ लेंगे। व्यापार के बारे में क्या है, शब्दों से भी सवाल आते हैं, हमें वर्ड भी पता होना चाहिए। जैसे नगरम करके एक शब्द है, नट्टार करके शब्द है, उर नाम का एक शब्द है। तो ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं यहाँ से भी सवाल पूछे गए। जैसे उर ग्राम सभा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो गांव में एक सभा होती थी जिसके द्वारा प्रशासन का संचालन होता था। तो वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए साथियों, तो ये इनका मानचित्र है। इतने बड़े हिस्से में चोलों का राज्य फैला रहा। ऊपर यहाँ कल्याणी के चालुक्य रहे, वेंगी रहे, वेंगी का इनमें विलय हो गया, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ, ये कांचीपुरम, इनकी राजधानी तंजावुर रहेगी। तंजावुर इनका प्रमुख केंद्र रहेगा, ठीक है। ये गंगई कोंडा चोलापुरम है जो पाल राजाओं को जीतने के बाद बनाया गया था। नागपट्टनम है इनका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, यहीं कावेरी पट्टनम भी था, वो भी इनका महत्वपूर्ण। अनुराधापुरम श्रीलंका की पुरानी राजधानी रहा है। यहाँ पोलानारुवा करके फिर एक नई राजधानी इन्होंने बनाई थी। ये सब यहीं के इलाके हैं, इस जगह के ये इलाके हैं। ये श्री विजय का पूरा एम्पायर है जो बाद में इन्होंने जीता था। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, इनके जो संस्थापक हैं, तो संस्थापक का नाम है विजयालय, जिन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तो चोल राज्य के संस्थापक विजयालय हैं जिन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। साथियों,
इन्होंने ये शुरुआत में पल्लवों के अंतर्गत सामंत का कार्य करते थे। हमने पढ़ा भी है कि पल्लवों के सामंत के रूप में जो चोल राजा हैं वो काम किया करते थे। फिर विजयालय ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया, तंजावुर जिसे कहा जाता है, तमिलनाडु में है, जिसके वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन थे। और यहाँ पर विजयालय के द्वारा निशुंभ सूदनी मंदिर बनाया गया। निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण किया गया। अधिकांश चोल राजा भगवान शिव के उपासक थे, तो अधिकांश जो राजा हैं वो शैव उपासक रहे हैं। तो ये बेसिक बातें, आपको बहुत ही बेसिक बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है साथियों? तो आपको याद रखना है कि चोल राजवंश की स्थापना किसने की? तो जवाब आएगा कि विजयालय ने स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयालय के द्वारा स्थापना की गई। विजयालय कौन थे? ये पल्लव के सामंत थे। शुरुआत में ये पल्लव के सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो तंजौर या तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था साथियों। और जितने चोल शासक हैं वो शैव अनुयायी रहेंगे, तो शैव जो संप्रदाय है उसका बहुत विकास होगा चोलों के अंतर्गत। और अधिकांश मंदिर भी आप देखोगे वो भगवान शिव के ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रमुख शासकों को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम है पारंतक प्रथम का, दूसरा नाम है राजराज प्रथम का, तीसरा राजेंद्र प्रथम, और इसके बाद अन्य शासक। ये तीन शासक सबसे महान हुए हैं चोलों में, पारंतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यहीं से सवाल बनते हैं। एक विजयालय से एक ही प्रश्न बनता है साथियों कि चोलों के संस्थापक का नाम क्या है? तो आप जवाब देंगे विजयालय। Who was the founder of चोलास? तो जवाब देंगे विजयालय। बाकी चीजें यहीं से सवाल पूछे जाएंगे कि पारंतक प्रथम हो गए, राजराज प्रथम हो गए, इसके अलावा राजेंद्र प्रथम हो गए। बाकी सवाल आपके यहीं से बनते हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले हम पारंतक प्रथम की बात करते हैं। अब पारंतक प्रथम का नाम हाल ही में चर्चा में आ गया। कैसे चर्चा में आ गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण में इन्होंने उत्तर मेरुर अभिलेख की चर्चा की। ये जो उत्तर मेरुर अभिलेख है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर है और उस मंदिर की दीवारों पर, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, इन दीवारों पर इस तरह के लेख को लिखा गया है साथियों। और ये जो उत्तर मेरुर अभिलेख है जो तमिलनाडु के कांचीपुरम से हमें मिला है, पारंतक प्रथम से जुड़ा हुआ है और इसमें हमें स्थानीय प्रशासन की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया साथियों। और यहीं से एक नई चीज हमें दिखाई दी कि दक्षिण भारत में पहले मंदिरों पर लेख नहीं लिखा जाता था। उत्तर भारत में होता था ये, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों पर पहले लेख नहीं लिखे जाते थे। वास्तव में वो चोल राजा ही थे जिन्होंने मंदिरों की दीवारों पर लेख लिखवाना शुरू किया था। अन्यथा दक्षिण भारत में पहले मंदिरों की दीवारों पर लेख नहीं लिखे जाते थे। तो ये वो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, जिसे उत्तर मेरुर अभिलेख कहा जाता है। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं से हमें स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है जिसके लिए चोल बेहद प्रसिद्ध थे। तो पारंतक प्रथम के बारे में कुछ बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जैसा आप देख पा रहे हैं कि उत्तर मेरुर अभिलेख ये पारंतक प्रथम से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है और दक्षिण भारत में चोल शासकों ने मंदिरों में शिलालेख उत्पन्न करवाने की प्रक्रिया शुरू की। पहले जो टेम्पल्स हैं उसमें किसी भी तरह का इंस्क्रिप्शन को नहीं लिखा जाता था, दे स्टार्टेड इट। और कुछ बातें पारंतक प्रथम के बारे में। नंबर 1 कि इन्होंने क्या किया था कि एक पांड्य राजा थे, देयर वॉज अ पांड्य किंग, नाम था राजसिंह द्वितीय। तो पांड्य राजा, मदुरई में इनका शासन था पहले, मदुरई में पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय को इन्होंने हराया था और उनको हराने के बाद मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। कोंड मतलब जीतना, तो मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका के राजा कश्यप पंचम को भी हराया था। किंग ऑफ श्रीलंका कश्यप दी फिफ्थ को भी इन्होंने डिफीट किया था।
ठीक है। और इन्हें सुंदर चोल भी कहा जाता है। एक और जो इनकी उपाधि है वो सुंदर चोल है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड सुंदर चोला। ठीक है साथियों, तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं सारी चीजें रिकॉल भी करा देता हूं आपको। चलिए साथियों, एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि सारी बातें हमें याद हो जाएं और अच्छे से हम इसे कवर कर सकें। तो हमने क्या क्या पढ़ा सर? हमने ये पढ़ा कि जो पारंतक प्रथम है ये एक महत्वपूर्ण राजा हुए। पारंतक प्रथम, पारंतक द फर्स्ट वाज इम्पोर्टेंट चोला रूलर। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, कौन कौन से टाइटल्स इनके पास थे? तो उपाधियों में दो उपाधियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पर एक उपाधि इनके पास थी सुंदर चोल, एक तो उपाधि थी सुंदर चोल की उपाधि, और सुंदर चोल के अलावा दूसरी उपाधि थी मदुरई कोंड। अब ये मदुरई कोंड की उपाधि कैसे आई? तो सर, जब यहाँ चोलों का शासन चल रहा था तो यहाँ मदुरई वाले इलाके में पांड्य राजाओं का शासन था और इन्होंने पांड्य राजाओं को हरा करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। अगली बात जो पारंतक प्रथम के बारे में बेहद जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। मतलब पूरे श्रीलंका की नहीं, श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका के राजा ने इनके सामने आत्मसमर्पण किया था। तो श्रीलंका पर अटैक करना ये शुरू कर देते हैं। शुरुआत में श्रीलंका की राजधानी, जिसे सिलोन भी कहा गया है, इसे पूर्व का मोती, बहुत सारे नामों से जाना गया है साथियों। तो श्रीलंका के जो राजा हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अनुराधापुरम उनकी राजधानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पारंतक प्रथम से बात जुड़ी हुई है कि कांचीपुरम, कांचीपुरम कहाँ पर है साथियों? तमिलनाडु में है। कांचीपुरम तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर नाम का एक गांव है और यहाँ पर श्री वेंकटेश मंदिर है। श्री वेंकट टेम्पल, श्री वेंकट मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर हमें अभिलेख देखने के लिए मिलते हैं। मंदिर की दीवार पर हमें अभिलेख अर्थात इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है और इस अभिलेख में ग्रामीण स्वशासन की सबसे प्रथम चर्चा की गई है। जो ग्रामीण स्वशासन है अर्थात रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो कांचीपुरम के उत्तर मेरूर अभिलेख, कांचीपुरम के उत्तर मेरूर में जो श्री वेंकट स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इस मंदिर की दीवारों पर हमें अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन समय में होने वाले ग्रामीण प्रशासन की। चूंकि यह मंदिर उत्तर मेरूर गांव में स्थित है, यही कारण है कि इसे उत्तर मेरूर अभिलेख कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि चोल राजाओं ने ही मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णन को शुरू करवाया था। पहले दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर अभिलेखों को उत्कीर्ण नहीं कराया जाता था। ठीक, चलिए माफ कीजिए। अब हम अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट किंग के बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला नाम है राजराज प्रथम का। बहुत महान राजा हुए राजराज प्रथम, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं साथियों। देखिए, राजराज प्रथम के समय चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई। इट वॉज द जीनथ ऑफ चोल पावर। इनका मूल नाम अरुल मोझी वर्मन, कुछ किताबों में अरुल मोली वर्मन भी लिखा रहता है। इन्होंने ही स्थायी जल सेना का गठन किया था। नेवी पहले भी थी पर इन्होंने वास्तव में स्थायी जल सेना का गठन किया और नौसेना के गठन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो वास्तविक नौसैनिक शक्ति बनाने का जो श्रेय है वो राजराज प्रथम को ही जाता है। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी जिसमें जयगोंड की उपाधि धारण है, पर यहां से सवाल नहीं पूछे जाते। जो याद रखने की बात है वो ये है कि इनका मूल नाम अरुल मोली वर्मन या अरुल मोझी वर्मन था और इनके समय चोलों की शक्ति अपने जीनत या अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी।
क्योंकि इन्होंने एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था, एक बहुत ही पावरफुल नेवी को इन्होंने स्टैब्लिश किया था। श्रीलंका पर सिर्फ आक्रमण किया था पारंतक ने, इन्होंने उत्तर श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। जो उत्तरी श्रीलंका वाला भाग है उसके बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ 12 राज्यों का शासन था, वहां पर भी इन्होंने अटैक किया था साथियों। और इन्हीं के समय इंडोनेशिया में जो श्री विजय के शासक हैं, ये इंडोनेशिया वाले इलाके के राज्य को श्री विजय कहा जाता था, तो वहां के राजा शैलेंद्र ने अनुमति मांगी थी कि हमें नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बना लेने दो, क्योंकि वहां बुद्धिज्म प्रमोट हो चुका था, वहां बुद्धिज्म फैल चुका था। श्रीलंका के बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया, और श्रीलंका को नया नाम इन्होंने दिया मुम्डी चोल मंडलम। मुम्डी चोल मंडलम, वहां पर एक नई राजधानी बनाई। अनुराधापुर को इन्होंने खत्म कर दिया, मतलब राजधानी नहीं रही, और पोलन रुआ नाम की एक नई राजधानी बनाई, जिसे जयनाथ मंडलम भी कहा जाता है। और फिर उन्होंने जयगोंड की उपाधि भी धारण की थी। मालदीव पर भी इन्होंने अधिकार किया था। तो ये राज प्रथम से जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सवाल बन सकते हैं। तो क्या क्या बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक बार ध्यान से आप इसे देखिए साथियों, ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूं। ठीक है, चलिए। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है सर? राज प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो, राज प्रथम, इनका जो समय काल रहा है शासन का, वो 985 से 1014 के बीच में रहा है। ये इनका शासन काल रहा है। इस समय उत्तर भारत में आप देखोगे तो महमूद गजनवी के आक्रमणों की शुरुआत हो चुकी है। महमूद गजनवी इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया है साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह याद रखना है कि इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया। पूरे श्रीलंका पर अधिकार नहीं किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इन्होंने अधिकार किया। और श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधापुरम, तो अनुराधापुरम को इन्होंने खत्म करके एक नई राजधानी बनाई, पेरुन्ना वारू। ठीक है, ये एक नई राजधानी इन्होंने बनाई। उसके अलावा श्रीलंका का नया नाम इन्होंने दिया मुम्डी चोल मंडलम। मुम्डी चोल मंडलम। दूसरा, इन्हीं के समय जो श्री विजय के राजा हैं, श्री विजय बेसिकली सुमात्रा वाले क्षेत्र में ये शासन करते थे, इंडोनेशिया। तो श्री विजय ने अनुमति मांगी कि हमें नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मिल जाए। इन्हीं के समय पर वास्तविक रूप में नौसेना का गठन हुआ, इन्हीं के समय नेवी को भी एस्टैब्लिश किया गया। तो इतनी बातें आपको राज प्रथम से जुड़ी हुई याद रखना है, यहां से सवाल बन सकते हैं साथियों, और पहले भी बने हैं। राज प्रथम के बाद अगला जो नाम आता है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को बहुत प्रोत्साहन दिया था, इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा दिया था। राजेंद्र प्रथम बहुत महान राजा हुए, राजेंद्र प्रथम भी बहुत महान राजा हुए। इन्होंने श्रीलंका का जो हिस्सा राज प्रथम ने छोड़ दिया था, उस हिस्से पर भी अधिकार कर लिया, और दक्षिण पूर्व के राज्यों पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। जो श्री विजय वगैरह थे, इन सब पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो राजेंद्र प्रथम बहुत महान राजा हुए हैं चोलों के। ये इस इमेज में इसलिए आप देख पाए, हमने पीछे नेवी बनाई हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तार किया था अपनी नेवी के थ्रू, और ये पूरे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया। ये श्री विजय राज्य है, जिसमें जावा, सुमात्रा, मलय, क्रा, यहाँ पर कंबोडिया वगैरह का जो इलाका है, थाईलैंड के कुछ इलाके हैं, इन पूरे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था साथियों। तो इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन ऑफ साउथ कहा है। बंगाल के पाल शासक महीपाल को हराने के बाद इन्होंने उपाधि धारण की गंगे कोंड चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल, तो गंगे कोंड चोल। और त्रिचनापल्ली के पास एक नया शहर भी बनाया, और उस शहर को नाम दिया गंगे कोंड चोलपुरम। ये किस उपलक्ष्य में? चूंकि इन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया, बंगाल के पाल राजा को हरा दिया, तब इन्होंने उपाधि धारण की थी गंगे
कौंड चोल की उपाधि। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस चोल राजा ने गंगई कौंड चोल की उपाधि धारण की, तो वो राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने राजस्व भू राजस्व प्रणाली को भी ठीक किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी रिफॉर्म लाए थे, और भूमि की माप के द्वारा भू राजस्व को इन्होंने तय किया। तो भूमि मापन के लिए एक नई इकाई इन्होंने शुरू की थी, मलिगाई कोल। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम मध्यकाल में पढ़ेंगे कि अलग अलग शासकों ने भूमि के मापन के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट शुरू की। तो इन्होंने भूमि मापन के लिए मालिगाई कोल करके एक नई इकाई शुरू की थी, मालिगाई कोल, जो कि भूमि मापन की एक इकाई थी। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि 12 दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर इन्होंने अधिकार किया, और उद्देश्य था भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीन से व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करना। और जब इन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो बंगाल की खाड़ी को इन्होंने कहा कि अब ये इन्होंने बंगाल की खाड़ी के बारे में कहा कि ये चोलों की झील है, इट इज लेक ऑफ चोलास। उन्होंने कहा कि ये चोलों की झील है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा था, वो कौन सा रूलर था जिसने बे ऑफ बंगाल को लेक ऑफ चोलास कहा था, तो उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्यों कहा था? क्योंकि श्री विजय के 12 द्वीपों पर उसने अधिकार कर लिया, और जब इतने बड़े क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया तो उन्होंने ये नाम दिया। कारण ये था कि यहाँ पर चीनी व्यापारी होते थे, चीनी नाविक होते थे, जो भारतीय व्यापारियों को परेशान करते थे। कई बार श्री विजय के राजाओं से इन्होंने कहा कि हमें ये समस्या आ रही है। जब ये बात नहीं मानी गई तो अपने व्यापारियों की समस्या को दूर करने के लिए 12 दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों पर अधिकार कर लिया। तो राजेंद्र प्रथम का शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इट हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या क्या ये मालिगाई कोल याद रखेंगे, ये व्यवस्थित मापन प्रणाली है। इसे दक्षिण का नेपोलियन कहा गया। पाल राजा को हराया, तो यहां से बहुत सारे सवाल यहीं से बनते हैं कि उन चोल राजा का नाम बताइए जिन्होंने बंगाल के पालों को हराया था। तो बंगाल के पाल को राजेंद्र प्रथम ने हराया था और उपाधि धारण की थी गंगई कौंड चोल, और एक शहर भी बनाया था गंगई कौंड चोलपुरम त्रिचनापल्ली के पास। 12 द्वीपों पर अधिकार किया, पूरे श्रीलंका को इन्होंने जीत लिया, और बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा था। साथियों, ये बातें आपको याद रखना है। अन्य शासकों में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जैसे एक गोवा के राजा थे, गोवा कदम्ब राजा थे जयकेश प्रथम, इन्होंने चालुक्य और इनके बीच में मध्यस्थता कराई थी। विक्रम चोल के बारे में कहा जाता है कि चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया। कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा गया। ऐसी एक कहानी है कि कुलोतुंग प्रथम जब राजा बना चोलों का, तो कुलोतुंग प्रथम के शासन के समय 72 व्यापारियों का एक समूह चीन भेजा गया था, क्योंकि चीन के साथ इनका व्यापार हो रहा था, तो व्यापार को और बढ़ाया जा सके। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की गोविंदराज मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को पुनः निकाला और तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है भगवान तिरुपति के मंदिर की। चोल राजा अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे। ये उनकी विशेषता थी कि अपनी मौत से पहले ही वो अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण चोल शासक, जिसमें हमने विजयालय के बारे में पढ़ा जो संस्थापक था, हमने पारंतक प्रथम के बारे में पढ़ा, उत्तर मेरुर अभिलेख, इसके बाद राजराज प्रथम के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ा जिन्होंने श्रीलंका और पूरे द्वीपों पर अधिकार किया। आखिरी में कुलोतुंग प्रथम, जिनके समय 72 लोगों का एक दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोतुंग द्वितीय, जिन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति को निकाल करके समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में जो रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने इसे तिरुपति मंदिर में स्थापित किया था साथियों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रशासन की बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोलों का प्रशासन था स्थानीय शासन और नौसेना के लिए प्रसिद्ध। यही सवाल बनता है, सीधा सवाल बनता है, और आप देखना 8 से 10 सवाल, अगर आप घटना चक्र की किताब लगाओगे तो उसमें 8 से 10 सवाल इसी चीज को लेकर के पूछे गए, सेम टॉपिक को लेकर के पूछे गए।
तो यह आपको याद रखना है कि चोलों का प्रशासन मुख्य रूप से स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था, प्राइमरली वो लोकल गवर्नेंस के लिए फेमस था साथियों। ठीक, तो हम इनके सामान्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय प्रशासन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्व और सैन्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। देख पाए, राजतंत्रात्मक शासन था जहां सभी शक्तियां राजा के पास होती थी। राजा को मदद करने के लिए दो तरह के अधिकारी होते थे। उच्च अधिकारियों को उडन कूटम या पेरुंदरम कहा जाता था और निचले अधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। अब ये याद रखने वाली बात है कि जो पेरुंदरम शब्द है, पेरुंदरम, पेरुंदरम शब्द उच्च अधिकारियों के लिए प्रयोग किया गया है और शेरुंदरन शब्द निम्न अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है, हमने तीर्थ के बारे में पढ़ा है, महामात्य के बारे में पढ़ा है। तो इसी तरह दक्षिण भारत में जो चोलों के अंतर्गत उच्च अधिकारी हुए उन्हें पेरुंदरम कहा गया और निम्न अधिकारियों को शेरुंदरन कहा गया। ये आपको याद रखना है साथियों। दूसरी चीज, जो राज्य है वो इतनी इकाइयों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर साम्राज्य होता था। साम्राज्य का विभाजन प्रांत, जिन्हें मंडल कहा जाता था। मंडल का विभाजन एक प्रकार से जिले में आप कह सकते हैं, जैसे कोट्टम और वलनाडु कहा जाता था। वलनाडु को नाडु में बांटा जाता था, नाडु को कुर्रम और कुर्रम को ग्राम में बांटा जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो एम्पायर वॉज क्लासिफाइड इनटू मंडला, मंडल वॉज क्लासिफाइड इनटू वलनाडु, वलनाडु वॉज क्लासिफाइड इनटू नाडु, नाडु वॉज क्लासिफाइड इनटू कुर्रम एंड कुर्रम was a group of villages. So basically village was the smallest unit of administration. तो ये आपको याद रखना है। प्रांत के लिए मंडल, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, इन शब्दों का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। चोल काल में भूमि के बहुत सारे प्रकार थे और यहां से भी सवाल बनते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड, अर्थात भूमि के अलग अलग प्रकार। जैसे भूमि का एक प्रकार है ब्रह्मादेव, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, विद्यालय के लिए दान की गई भूमि। देवदान या जिसे तिरुनमदक्कनी कहा गया, ये मंदिरों को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंद, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। और वेलन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। तो ये पहले भी हमने पढ़ा है कि ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। जो देवदान है वो मंदिरों को दान में दी गई भूमि। इसके अलावा एक नया शब्द है शाला भोग। ये याद रखना, आपको जब एमसीक्यू लगाओगे तो मिलेगा ये शब्द शाला भोग, जो विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दान दी जाती थी। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो लैंड डोनेट किया जाता था उसे शाला भोग कहा जाता था साथियों। तो ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। देवदान, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। शाला भोग, विद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों को दान में दी गई भूमि। पलिकचंद, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। और एक शब्द और है इसमें, वेलन वगाई, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है उसे वेलन वगाई कहते थे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण या जो की चोल एडमिनिस्ट्रेशन में है वो स्थानीय प्रशासन है, वो लोकल गवर्नेंस है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। एक तो सीधा सवाल जो मैं बार बार दोहरा चुका हूं कि स्थानीय प्रशासन के लिए कौन प्रसिद्ध थे, तो स्थानीय प्रशासन के लिए चोल प्रसिद्ध थे। ये सीधा सवाल बनता है। उसके अलावा आप देख पाए तो चोल प्रशासन की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पारंतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख से हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। अब शासन चलाने के लिए 3 प्रकार की सभाएं थी और कई प्रकार की समितियां होती थी। तो सभाएं और समितियां मिलकर के पूरा का पूरा प्रशासन चलाते थे और ग्राम सभा के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी। वो न्याय का कार्य भी करते, वो राजस्व संग्रह का कार्य भी करते, वो दंड देने का भी कार्य करते। तो उनके पास शक्तियां बहुत थी। द ग्राम सभा हैड इमेंस पावर ऑफ जुडिशरी, they had a power of executory, and they also responsible for the collection of taxes. Basically there were 3 assembly and multiple committees to govern the village.
इस तरह का शासन था। अब 3 सभाएं कौन कौन सी हैं? तो एक उर सबसे महत्वपूर्ण सभा होती थी साथियों, जो सभी लोगों की ग्राम सभा के लिए उर कहा गया। फिर एक होती थी महासभा, ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती, असेंबली ऑफ सीनियर ब्राह्मण, ठीक है। और एक होता था नगरम। नगरम पहले एक्चुअली में नगरम के 2 हमें उल्लेख देखने मिलते हैं। नगरम शुरू में व्यापारियों की एक सभा होती थी, फिर नगरम बहुत बड़ा होता चला गया, तो फिर ऐसे कुछ गांव बन गए जहां सिर्फ व्यापारी रहते थे। तो ऐसे स्थान या ऐसे गांव या ऐसे शहर जिन्हें व्यापारियों के द्वारा बसाया गया, उन्हें नगरम कहा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता था उर। और ये जो उर है, ये अलग अलग समितियों के माध्यम से शासन करती थी। अब समितियों को वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारियम। और एक समिति का कार्यकाल 360 दिनों का होता था। एक कमेटी का पूरा टेन्योर 360 दिनों का होता था। और अगर समिति का सदस्य आपको बनना है तो कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यार हमारे गांव में जो उर है, उर मतलब ग्राम सभा जो पूरा शासन देख रही है, अब उर के अंदर समितियां बनेंगी, कमेटीज बनेंगी और अलग अलग कमेटी बनेंगी। कोई उद्यानों की देखरेख करेगी, कोई व्यापार को देखेगी, कोई जन्म मरण का लेखा बनाएगी। उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना याद रखना है। अब सवाल यह है कि अगर मुझे किसी समिति का हिस्सा बनना है तो क्या क्या शर्तें होंगी? तो शर्तों में कम से कम मुझे 1.5 एकड़ जमीन का मालिक होना चाहिए, और ऐसी जमीन जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, जहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। मेरे पास खुद का घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर भी आई थिंक राज्यसभा में शायद इतनी ही आयु है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर शायद 30-35 के आसपास की आयु राज्यसभा वगैरह के लिए बनाई गई है। पर हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज नहीं है, बना देना चाहिए। पॉलिटिशियंस के लिए भी फिक्स कर देना चाहिए कि 70 साल के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा, राजनीति का सुधार हो जाएगा थोड़ा सा। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मतलब चोरी वगैरह का अपराध नहीं होना चाहिए। सबका खाता बही खाता, देखो कितनी सारी चीजें हम आज भी फॉलो करते हैं कि अपने अकाउंट को शो करना पड़ता है साथियों। और यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो अब वो सदस्य नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए एक बार मैं उद्यान समिति का सदस्य बन गया, अगले साल मान लो कि मैं जन्म मरण समिति का अध्यक्ष बन गया, एक साल किसी और समिति का अध्यक्ष बन गया, तो मैं दोबारा अब अध्यक्ष या समिति का मेंबर नहीं बन सकता साथियों, ठीक है, सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यही है ग्रामीण प्रशासन। और ग्राम सभा भूमि कर संग्रहण का काम करती थी, राजकोष में उसे जमा करती थी, ग्रामीण विवादों का फैसला करती थी और मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य भी करती थी। नाडू की सभा को नाट्यार कहा जाता था। तो अब हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया, अगर हम इसको पूरा समराइज करें तो सर ग्रामीण प्रशासन अर्थात रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन, ये चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ये चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इट हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चोलास, ठीक। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिली? तो सर इसकी जानकारी, इसकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ये इनको हर एक राजा ने बढ़ावा दिया। पारंतक प्रथम के समय राजराज प्रथम ने बहुत बढ़ावा दिया, राजेंद्र प्रथम ने बढ़ावा दिया, तो राजाओं का समर्थन इन्हें शामिल रहा है। अब इसमें एक ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा, ग्राम सभा के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें सभी लोग शामिल होते थे। और ग्राम सभा समितियों के माध्यम से शासन चलाती थी और समितियों के लिए वारियम शब्द का प्रयोग किया गया है। और बहुत सारी समितियां होती थी अलग अलग। अब समिति का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसकी शर्तें थी, जैसे उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास जमीन होना चाहिए जिससे भू राजस्व लिया जाता हो, उसे वेदों की जानकारी होनी चाहिए, उसे प्रशासन की जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार होना चाहिए, बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए साथियों, बेईमान नहीं होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।
इन सब के अलावा, ईमानदार होने के अलावा, ये जो व्यक्ति है, जमीन हो, घर हो, वेद की जानकारी, प्रशासन की जानकारी, 3 साल तक लगातार किसी समिति का अगर वो सदस्य है तो वो आगे किसी भी समिति का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा हमें कुछ और समितियां भी देखने मिलती हैं, जैसे नाट्टार। तो नाट्टार नाडु जो होते थे, नाडु, उनकी समिति होती थी। नगरम, नगरम व्यापारियों की समिति, व्यापारियों की समिति या व्यापारियों द्वारा बसाए गए शहर को नगरम कहते थे, नगरम कहते थे। एक होती थी महासभा। तो महासभा में जो गांव के मुख्य गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, एल्डर ब्राह्मण ऑफ द विलेज। तो ये ग्रामीण प्रशासन के बारे में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। चलिए, अब राजस्व वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राजस्व में सिर्फ याद रखना कि वेगार के लिए वेट्टी कहा जाता था, भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होता था और जनरली आय का 1/3 होता था, और भू राजस्व के लिए कड़मय शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था, अन्न के माप के लिए कलम, राजस्व को आयम कहा जाता था। यहां से सवाल नहीं बने हैं, आगे भी बनने की संभावना बहुत कम है साथियों। समाज में सिर्फ 2-3 बातें आप याद रख लो साथियों। देखो, समाज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पहले ये समझ लेते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहां पे मुख्य रूप से 2 ही वर्ण थे, एक होते थे ब्राह्मण और एक होते थे गैर ब्राह्मण। 2 चीजें थी, बाकी सारी चीजें थी, जैसे छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, बाल विवाह अर्थात चाइल्ड मैरिज भी होता था, बाल विवाह भी होता था, सती के हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, सती का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो ये सारी बुराइयां तो रही हैं, लेकिन समाज मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित था। एक होता था ब्राह्मण और एक होता था गैर ब्राह्मण। एक और प्रथा इसी समय हमें देखने मिलती है और वो है देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा भी यहां दिखाई देती है। ये सारी प्रथाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। देवदासी प्रथा, ये सारी प्रथाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो समाज में हम कह सकते हैं कि समता मूलक समाज नहीं था, एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं थे। इसमें एक है वलंगे जो कि कृषि वर्ग थे, और इडंगे जो कि श्रमिक या शिल्पकार थे। तो वलंगे और इडंगे, इनके बीच में विवाद होता रहता था। वलंगे जो किसान है, वलंगे जो किसान है, और इडंगे जो है साथियों, ये सामान्य तौर पर आप समझ पाए कि औद्योगिक श्रमिक होते थे। ठीक, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सारी चीजें चल रही थी। समाज के बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कला साहित्य। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मंदिर, मूर्तियों का अभूतपूर्व विकास हुआ है चोलों के समय। द्रविड़ कला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी तो बहुत विकास होगा, बहुत डेवलपमेंट होगा। तो यहां आप कुछ बातें समझ पाइए जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि चोल, आर.एस. शर्मा ये लिखते हैं कि चोल मंदिरों को राज्य के अंदर राज्य कहा है। आर.एस. शर्मा ने कहा है कि जो चोल मंदिर हैं वो राज्य के अंदर राज्य हैं। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्ति बेहद प्रसिद्ध है साथियों। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्तियां, दे आर वेरी मच फेमस, वेरी वेरी मच फेमस। और इस मुद्रा को, जिसमें आप भगवान शिव को नृत्य की मुद्रा में देख पा रहे हैं, ये अर्धनारीश्वर, नदंता या तांडवम कहा जाता था। और ये चतुर्भुज मुद्राएं होती थी। सामान्यतः आप देखिए तो एक हाथ, ये दूसरा हाथ, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये 4 भुजाओं वाली आकृति है चतुर्भुज मुद्रा में। तो 4 भुजाओं वाली भगवान शिव की नटराज मुद्रा जो कांस्य से बनाई जाती थी, ये चोल काल की सबसे प्रसिद्ध आकृतियों में शामिल है। ठीक इसी तरह हमें भगवान शिव की एक दक्षिणा मूर्ति भी मिलती है, जिसमें भगवान शिव एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और यहां भगवान शिव को देख करके लग रहा है, जैसा उनके आसपास है, कि भगवान शिव यहां
लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव की शिक्षक के रूप में जो मूर्तियां मिलती हैं वह भी हमें दक्षिण भारत से मिलती हैं। हाल ही में साथियों आप जानते हैं कि भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो G20 सम्मेलन के आयोजन के लिए जो परिसर बनाई गई थी उसे भारत मंडपम कहा गया था, और भारत मंडपम जो है वो दिल्ली में बनाया गया था साथियों। तो भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर ये बहुत बड़ी नटराज मूर्ति बनाई गई थी। ये भारत की फिलहाल सबसे बड़ी नटराज मूर्ति है, जो 10 करोड़ की लागत से तैयार की थी राधा कृष्णन स्थापति ने, और इसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो ये अष्ट धातु की मूर्ति है। तो चूंकि मैं ये पढ़ा रहा था तो आई थॉट कि करंट से भी हम इसे लिंक कर दें ताकि आपको पता रहे। और ये चोलों के इतिहास से जुड़ी हुई है। ये पूरा जो कंसेप्ट है ये चोलों को इतिहास से लिया गया। इसमें भी आपको 4 मुद्राएं दिखेंगी। नटराज की अधिकांश मूर्तियों में आपको 4 हाथ या 4 भुजाएं देखने के लिए मिलती है साथियों। नटराज मुद्रा, तो ये याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मंदिर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण रहे, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर जो कि राज प्रथम के समय बना तंजौर में। सबसे महत्वपूर्ण यही है, बाकी भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं। चोलेश्वर मंदिर विजयालय ने बनवाया, कोरंगनाथ मंदिर पारंतक प्रथम ने बनवाया, ऐरातवेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय ने बनवाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम ने बनवाया, तंजावुर में स्थित है, भगवान शिव का महान मंदिर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। कुछ शब्दावली की हम बात कर लें, जैसे थोट्टावारियम, ये उद्यान की जो देखभाल करती थी समिति उसे थोट्टावारियम कहा जाता था। वैली भूमि माप की इकाई थी। आयाम राजस्व को भी लिखा भी है हमने। ये वेल्लाल, जैसे वेल्लाल एक महत्वपूर्ण शब्द है, बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था, बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। शाला भोग, जो हम शिक्षा के लिए भूमि दान करते थे। नगरम, व्यापारियों का समूह। नट्टार, नाडुओं की सभा। वडक्कार, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक। काशू, सोने या तांबे के सिक्कों के लिए कासू शब्द का प्रयोग हुआ है। एक और बात है साथियों जो आपको याद रखना है कि देखिए, जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप रहे, यहाँ पर चोलों का अधिकार हुआ, हिंदू संस्कृति वहां पर गई। तो इसी क्रम में कंबोडिया में एक मंदिर स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। मेकांग नदी के किनारे कंबोडिया में है। यहाँ इसे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसे बनवाया था। ये खमेर और चोल, वो जो इलाका है जहाँ पर सूर्यवर्मा द्वितीय शासन करते थे, जिसमें कंबोडिया, कंपूचिया और थाईलैंड का इलाका आता है, उसे खमेर कहा जाता था। तो इसमें खमेर और चोल वास्तुकला का मिश्रण है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है साथियों। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ बातें हैं, जैसे नलियरा दिव्य प्रबंधन, ये अलवार संतों की प्रसिद्ध रचना रही साथियों, अलवार संतों की प्रसिद्ध रचना रही। दक्षिण भारत में वणिक श्रेणी, जैसे श्रेणियां उत्तर भारत में थी ऐसी ही श्रेणियां दक्षिण भारत में थी। इसमें 2 श्रेणियां, एक है मणिग्रामम श्रेणी और एक अल्यावोले श्रेणी, ये बड़ी प्रसिद्ध रही। तो इतनी बातें साथियों आपको याद रखना है, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो इसी के साथ हमारा चोल साम्राज्य भी कंप्लीट होता है और दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ऑफिशियली देखा जाए तो यहाँ हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है, लेकिन हम पूर्व मध्यकाल भी आपको इसी में पढ़ा देते हैं ताकि एक अच्छा सीक्वेंस आपके दिमाग में एस्टेब्लिश हो सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जो हमारी अंतिम क्लास होगी प्राचीन भारतीय इतिहास की, पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।